अपनी शादी होते ही 10 घंटे बस का सफ़र करके मैं अपने ससुराली गांव पहुंची थी। दुल्हन बनकर विदा होते ही मुझे बस का सफ़र करना पड़ा था। पूरा सफ़र मैं खामोशी के साथ तय किया था। गांव में अपने ससुराल में पहुंचकर मुझे कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक बीए पास लड़की थी। मेरी शादी गाँव के किसी गवार के साथ कर दी गई थी। मैं फूट फूट कर रोती रही और क्या करती, मेरे दिल में कोई उमंग ही नहीं थी। बस अफसोस था, आंसू थे और गमों का पहाड़ था जिसके वजह से मेरा सीना फटा जा रहा था। जब मेरा पति लखन मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर गुस्सा और नफरत के भाव उभर आए थे। मैंने एक नज़र उस पर डाली और गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने और उस पर बड़ी बड़ी मूछें, वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लग रहा था। मुस्कुराने पर उसकी बत्ती सी पूरी बाह नजर आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए आकर मेरे पास बैठ गया और कुछ देर तक मुझे मदहोश नज़रों से देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बुरा महसूस हो रहा था। मुझे वो एक आंख भी नहीं भा रहा था। जी चाह रहा था कि धक्के मार कर उसे कमरे से निकाल दूं। लखन मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसी पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात सुनी और एक तीखी सी नज़र उस पर डाली और कहा, लेकिन मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा अनपढ़, जाहिल, गवार और बदसूरत पति मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की सांवली रंगत और भी ज़्यादा सांवली हो गई थी। उसके आगे के 2 दांत भी बाहर से ही दिखाई दे रहे थे। वो शायद मुझसे खरी खरी बातें सुनने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था, लेकिन मेरे अंदर तो पहले से ही जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी, जो गांव में एक किसान था। मेरे पापा का कहना था, लड़का बहुत ही अच्छा और सभ्य संस्कारी है, कमाता भी अच्छा है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का सिर्फ एक ही कारण यही होता है कि लड़का अच्छा कमाता हो, उसके पास ढेर सारा पैसा हो? मेरे दिल की खुशी की कोई वैल्यू ही नहीं थी कि मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद। कम से कम मेरी मर्जी भी पूछ लेना चाहिए थी। मुझे गांव में रहकर एक अनपढ़, जाहिल गवार से शादी करना बिल्कुल गवारा नहीं था। मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई थी जो किसी भी तरह शांत नहीं हो रही थी। मेरे अंदर एक ऐसी जलन थी कि मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं लखन पर अपने अंदर की सारी भड़ास अभी के अभी निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मुझे तके जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है अंशिका, क्या अंकल ने तुम्हारी शादी की चीज़ें तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी? उसे लगा जैसे बचपन में मेरी मम्मी पसंद की चीज़ लेने की बजाय मुझ पर अपनी पसंद थोप दिया करती थी और बाद में मैं अपना गुस्सा और सबके ऊपर निकालती रहती थी। तो उसे यही लग रहा था कि अब भी ऐसा ही हुआ होगा। शादी से पहले ही लखन के घर हमारा आना जाना था। वो बचपन से ही मेरी इस आदत से अच्छी तरह जानकार था। मुझे अपनी पसंद की चीज़ न मिलने पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मैंने लगभग गुस्से से चीखते हुए कहा कि अगर बात चीज़ों की होती तो शायद मैं सब्र कर लेती। बात तो तुम्हारी इस बदसूरत शक्ल की है। शीशे में जाकर पहले अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूं? न तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना ही अच्छी शिक्षा है। अनपढ़, जाहिल, गवार हो एकदम। मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब बात मेरी बर्दाश्त के बाहर थी और मैं रोने लगी। वो चुप हो गया। उसके चेहरे की खुशी, जो अब से कुछ देर पहले उसके चेहरे पर चमक रही थी, एकदम से अब उसका चेहरा सपाट हो गया। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरे पास से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, अंशिका क्या कह रही हो, होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुमसे 1000 गुना अच्छा है और हैंडसम है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू उभर आए। वो वॉशरूम में चला गया। ये सच भी था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज में आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूं हमारी नज़रों का टकराव हुआ था। उसके बाद एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए गए और यूं हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी। मैं अभी अपनी किस्मत पर बैठी रो ही रही थी कि लखन लाल आंखों के साथ वॉशरूम से बाहर आया। चेहरा पानी से गीला था, शायद वो रोया भी था। उसने मुझसे नज़रें हटा ली और मेरी तरफ पीट करके लेट गया। मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे वो रो रहा है, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और कपड़े बदलने वॉशरूम में चली गई। मैं अब एक सादे से सूट में बाहर आई। बाहर आकर देखा तो लखन नीचे ज़मीन पर चादर बिछाकर तकिया लगाए लेट चुका था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया और ऊपर बेड पर लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। कई सारे दिन ऐसे ही गुजर गए। ना मैं लखन से बात करती और ना ही लखन।
सुबह होते ही लखन खेतों पर चला जाता और शाम को वापस आता। उसकी मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े, उसके चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी उबकाने लगता था, जैसे मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। मैं उसे बहुत ही नफरत से और गुस्से से देखकर मुंह फेर लेती थी। मेरे चेहरे के गुस्से को भांपकर लखन कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके साथ बैठकर मुझे खाना खाना पड़ता था। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि पति पत्नी एक ही प्लेट में खाना खाएं। लखन के साथ एक ही प्लेट में खाना खाना मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। कुछ दिन तो मैंने आधी रोटी ही खाकर उठ जाती थी। लखन शायद भाप गया था कि मुझे उसके साथ रोटी खाना पसंद नहीं, इसलिए लखन अब आधी ही रोटी खाकर उठ जाता था। वो चाहता था कि मैं पेट भरकर रोटी खा सकूं। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो दिन भर का थका हारा भूखा प्यासा आता है और आधी रोटी खाकर ही उठ जाता है। बल्कि मुझे तो खुशी हुई थी कि वो जल्दी ही उठ जाता है और मैं भरपेट खाना खा सकती हूँ। मुझे तो बस अपनी अधूरी रह जाने वाली इच्छाओं पर अफसोस होता था। मुझे बार बार प्रशांत का ख्याल आने लगता। मेरे पास जो फ़ोन था मेरी मम्मी ने मुझसे वापस ले लिया था और यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की अनुमति नहीं थी। अब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने सारे शर्म लिहाज एक तरफ रख दिए और लखन से कहा कि मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे प्रशांत से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीनकर प्रशांत का नंबर मिला दिया और बातचीत शुरू कर दी। प्रशांत भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैंने रो रो कर अपनी होने वाली ज्यादती का जिक्र किया जो मुझ पर मेरे माता पिता ने थोप दी थी। लखन की मौजूदगी का भी मुझे एहसास नहीं था। वो खामोशी के साथ चादर बिछाए जमीन पर लेट गया। मैं काफ़ी देर तक प्रशांत से बातें करती रही और फिर तो ये मेरा रोज का हो गया था। रोज मैं लखन से फ़ोन लेती और रोज प्रशांत से बात करती। प्रशांत अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार था। एक बार फ़ोन के सिग्नल बार बार कट हो रहे थे। लखन सो चुका था और मैं बात करने के इरादे से बाहर हॉल में चली आई ताकि प्रशांत के साथ सुकून के साथ बात कर सकूं। हॉल में हमारे घर का कोई भी इंसान नहीं सोता था। सब अपने अपने कमरों में ही सोते थे। इस समय भी सब सो रहे थे और मैं हॉल में खड़े होकर प्रशांत से बात करने लगी, लेकिन एकदम किसी ने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। मैंने एकदम घबरा कर देखा तो मेरा देवर गुस्से से मुझे देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, क्या तूने गैरत बेच खाई है? पति के होते हुए तूने यार पाल रखे हैं। न जाने वो कब से मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर तेज आवाज में चीख रहा था, धीरे धीरे घर के सब लोग हॉल में जमा हो गए। लखन भी आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। क्या बात है, तुमने रात को क्यों शोर मचा रखा है? लखन ने बहुत ही सख्त शब्दों में मेरे देवर को डांटा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल कर रख दी। सब मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो मुझे सब घर से निकाल ही देंगे और ये सोचकर मैं खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है, जान तो छूटेगी और मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर प्रशांत से शादी कर लूंगी। लेकिन लखन ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा साबित कर दिया। कहने लगा, ये मेरी ही अनुमति से अपनी सहेली को फ़ोन करती है। मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर पूरा विश्वास है। खबरदार, जो किसी ने मेरी पत्नी के चरित्र पर शक किया या किसी ने उसके पाक साफ दामन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो कुछ ही शब्दों में अपनी बात सबको समझा चुका था। बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे लखन पर इस बात पर भी गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ऐसा कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर विश्वास करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल सकते थे। तुम जानते हो मैं किसी से बात करती हूँ। मैं यहाँ से चली जाती और फिर मजबूरन मेरे माता पिता को मेरी शादी प्रशांत से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? उसने मेरी बात बहुत ही खामोशी से सुनी थी, जो मैं गुस्से में चीख चीख कर कह रही थी। वो कहने लगा, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तब भी मैं तुम्हारे चरित्र पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। अगर तुम्हारी इज्जत उतरेगी तो तुम्हारे माँ बाप की भी इज्जत सरेआम नीलाम हो जाएगी। मैं सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा और वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपना लेगा। अगर अपनाने को तैयार है तो मैं तुम्हें खुद अपने ऊपर इल्ज़ाम लेकर तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊँगा और बाद में तलाकनामा भी भेज दूंगा। लखन की बात सुनकर मैं पहली बार लाजवाब हो गई थी। वो कम पढ़ा लिखा था, लेकिन बिल्कुल अनपढ़ नहीं लग रहा था। वो तो बहुत ही पढ़े लिखों जैसी बातें कर रहा था। गैरत इज्जत की बात अच्छी तरह से जानता था, लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर अब उसके लिए जज्बात बदलने लगे थे। लेकिन मैंने जल्दी ही अपने आप को संभाला और अपना सर झटक दिया और फिर अगले दिन प्रशांत को सारी बात बता दी।
सारी बात सुनकर प्रशांत भी बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तुम मेरे पास ही रहना, उसके बाद तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने पर मजबूर हो ही जाएंगे। प्रशांत की बातों पर मैंने हामी भर ली। कुछ दिन बाद लखन के साथ मैं शहर चली गई। प्रशांत के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने लखन को कहा, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भेज देना, उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा, मैं प्रशांत से शादी कर लूँगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के पेपर जल्दी ही भेज दूंगा, कुछ कागजी कार्रवाई करके कल इसी पते पर पेपर आ जाएंगे। वो ये कहकर चला गया। मैंने प्रशांत के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा प्रशांत ने ही खोला था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया। मैं उसके साथ घर में दाखिल हो गई, लेकिन उसके घर में उसके घर वाले नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है। मैं खाली घर देकर पूछने लगी, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा, अंदर चलो मैं बताता हूँ। मैं उसके पीछे पीछे कमरे तक चली गई। कमरे में 2 और मर्द थे। मुझे देखकर कमीनी सी हंसते हुए कहने लगे। उनमें से एक ने कहा कि माल तो अच्छा है, इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। और ये शब्द सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। प्रशांत मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मेरा सर चकरा कर रह गया। इससे पहले कि वो मुझे धकेल कर कमरे में बंद करता, मैंने जल्दी से अपना दिमाग चलाया। प्रशांत को धक्का देकर मैं गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। लखन अभी इतनी दूर नहीं गया था। मैंने उसे देख लिया था और जोर से उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागकर उसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे वो तीनों मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा गहरा हो गया था। ये जगह भी बहुत सुनसान थी। प्रशांत ने हमें बुलाया। मैं डरी सहमी लखन के पीछे छुप गई। वो तीनों मर्द हम तक पहुंच चुके थे और लखन को कहने लगे, लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें जान से ख़त्म कर देंगे। लखन ने कोई बात न सुनी और उनको मारने लगा। उसके बदले वो भी लखन को मारने लगे। एक शोर मच गया था और आसपास के लोग जमा होने लगे थे। भगवान की कृपा हुई कि वहाँ से पुलिस की वैन गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने लगे, लेकिन पकड़े गए और पुलिस तो कब से उनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाकर आगे उनका सौदा कर देते थे। भगवान ने मुझे बचा लिया था। लखन के ओंठों के पास एक जख्म हो गया था और मुझे पहली बार उसका जख्म देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले आया। मैं उसके सामने नज़र उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी कितना सभ्य और सुलझा हुआ लड़का था। मुझे अपना आप उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा था। वो मुझसे पूछने लगा, अंशिका कहाँ जाना चाहती हो? अपने माता पिता के पास। मैंने कहा, नहीं, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से देखने लगा। मैं उसकी मोहब्बत को पहचान गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही अपनी कम अक्ली से कांच की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन समय रहते बच गई थी। लखन ने मुझे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा और वो मुझे अपने गांव ले गया। मैं लखन का जख्म देखकर परेशानी हो गई थी। मैंने लखन से पूछा, क्या हुआ है आपको? लखन ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस से उतरते हुए गिर गया था और चोट लग गई। मैं अपने अंदर से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। मैंने अपने पति का बाहरी रूप देखकर न जाने उसकी कितनी बातें सुनाई थीं, लेकिन आज तक उसने मेरे साथ भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं उससे नज़र नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को भला बुरा कहती रही। वो अभी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज़ आधी रोटी खाकर उठ जाते हैं। ये सुनकर लखन मेरे पास से उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। मैं अब उसका ख्याल रखने लगी थी। अंदर से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन अपने पति के सामने झुककर मुझे अपनी गलती की भरपाई करनी थी। लेकिन ये बात बहुत मुश्किल लग रही थी। मैं चाहती थी कि वो खुद से मुझे माफ़ कर दे, लेकिन वो चुप था। रात को देर से कमरे में आता और ज़मीन पर चादर बिछाकर सो जाता। एक दिन मैंने अपनी सारी हिम्मतें जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, लखन मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको समझ नहीं पाई। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हीरा छोड़कर कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती मान रही थी, लेकिन लखन खामोश था। उसने मुझे भी चुप नहीं कराया था। वो खामोशी से ज़मीन पर चादर बिछाकर लेट गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो वो बोला, आपकी जगह यहाँ नहीं, आप ऊपर बेड पर जाकर सोएं। मैं बोली, मैं जानती हूँ मेरी गलती बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने भी तो अपनी महानता दिखाई है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे लगा वो मेरी गलती को माफ़ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो न जाने क्यों मुझे खाली खाली नज़रों से देखने लगा। मुझे उसकी चुप सही नहीं जा रही थी। मैंने कहा, लखन अब तो कुछ कहो, आखिर चुप क्यों हो? मुझे डांटो, मुझ पर अपना गुस्सा निकालो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो।
मैं उसकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन एक चुप उसके होठों पर लगी हुई थी जो टूट नहीं रही थी। धीरे धीरे हमारी शादी को 6 महीने बीत गए थे। शादी के बाद से ही लखन के होठों को चुप लग गई थी। शादी के बाद से न मैंने उसको ज़्यादा बोलते सुना था, ना ही हंसते मुस्कुराते। मेरा रोना धोना उसकी चुप को तोड़ नहीं सके। वो मुझे खाली आंखों से देख रहा था और फिर चुपचाप लेट गया। सुबह उसने मुझे कुछ कागजात दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी। मुझे लगा कि शायद लखन मुझे तलाक के पेपर दे रहा है। मैंने कहा, लखन मुझे तलाक मत दो। उसने कहा, अंशिका इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मर्द के दिल से उतर जाने के बाद औरत चाहे अपनी गलती पर जितनी माफ़ी मांग ले, उसे वो इज्जत फिर से नहीं मिलती। शायद मर्द सब कुछ सह सकता है, बस वो दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात हाथ में थामे रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कागजात पढ़ सकूं। मैंने सोच लिया था आज रात लखन के पांव पड़कर उससे माफ़ी मांग लूंगी, लेकिन उससे तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं उसके पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया और कहने लगा, अगर तुम वो पेपर पढ़ लेती तो यूं न रोती। अंशिका, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दराज से कागजात निकाल कर मुझे दिए। मैंने आंसू पोंछ कर वो पेपर देखे तो वो तो ज़मीन के पेपर थे जिसमें वो रोज़ हल चलाता था। वो अपने हिस्से की सारी ज़मीन मेरे नाम कर रहा था। मैंने उसे हैरत भरी नज़रों से देखा। वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा था। मैंने कहा, लखन मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम मेरे नाम ये सब क्यों कर रहे हो। लखन कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं कल शहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगा। लखन ने मेरे लाख मना करने पर ज़बरदस्ती मुझे साइन करवा लिए। अगले दिन वो शहर चला गया। 4 दिन तक मैं बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतजार करती रही। 4 दिन के बाद वो घर वापस आया तो घर में कोहराम मच गया था। शहर से लखन की लाश वापस आई थी। शहर से उसका एक दोस्त उसकी लाश लेकर आया था। मुझे तो लखन की लाश देखकर कुछ होश ही नहीं रहा था। मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसका एक दोस्त लखन को लेकर आया था। उसने ही बताया कि पिछले 3 महीने से लखन को मालूम हो गया था कि उसे कैंसर है। वो ज़्यादा दिन बच नहीं सकेगा। न जाने वो पिछले 6 महीने से कौन सा रोग दिल को लगाए बैठा था जो उसकी जान लेकर ही गया। मुझे तो दौरे पड़ने लगे थे। 2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो मुझे एक ख़त मेरी सास ने दिया। कहने लगी, अंशिका, ये ख़त लखन के दोस्त ने दिया है। कह रहा था कि लखन ने अपनी पत्नी के नाम दे रखा है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, लखन तो अनपढ़ थे। फिर उन्होंने ये ख़त। मेरी सास ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि लखन अनपढ़ था। उसने इंटर क्लास तक पढ़ाई गांव से ही की थी और आगे की पढ़ाई उसने प्राइवेट की थी। साथ ही साथ वो अपने पापा का बाजू भी बना रहा। मैं तो ये सब सुनकर दंग रह गई थी। शादी से पहले मैं गांव नहीं आई थी। कभी कभी लखन और उसका परिवार ही हमारे घर चला आता था। मैं तो यही समझती थी कि लखन अनपढ़ है। मेरी सास ने बताया कि लखन तुम्हें बचपन से ही चाहता था। बचपन से ही उसकी इच्छा थी कि मेरी शादी अंशिका से हो। वो मुझे भी कहता कि मम्मी, अंशिका पढ़ी लिखी लड़की है, मैं भी पढ़ लिख कर उसके बराबर का होना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अंशिका शादी के लिए मना कर दे, इसलिए मुझे भी आगे पढ़ना है। कल को मेरी पत्नी को सबके सामने शर्मिंदगी न उठाना पड़े कि उसका पति अनपढ़ और जाहिल गवार है। मुझ पर यह हकीकत किसी हथौड़े की तरह पड़ी थी। ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर हथौड़े पड़ रहे हैं। आज तक लखन ने ये नहीं जताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो ख़त लिया और उसे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, अंशिका, मैं आज तक तुम्हें ये नहीं जताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि शिक्षा हासिल करना हर इंसान का हक है और फिर इन सब बातों को सबके सामने जताया नहीं जाता। ये ज़रूरी नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला था अपनी माँ से कहते सुना था कि वो अंशिका को ही अपनी बहू बनाएंगी और मेरे दिल में भी तुम ही बसी हुई थी। मैंने भी बचपन से अपनी माँ को कह रखा था कि मैं अंशिका से ही शादी करूँगा। इसलिए मैंने बचपन में ही इरादा बना लिया था कि हम दोनों की शादी होगी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती जा रही थी। कब मेरी मोहब्बत एक विशाल पेड़ बन गई और मेरे वजूद में अपनी जड़ें पक्की कर चुकी थी, मुझे इसका अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। मुझे जब माँ कहती कि अंशिका पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक़ होने लगा था। जब माँ ये कहती कि अंशिका की ये पसंद है खाने में, तो मुझे भी खाने में वही चीज़ अच्छी लगने लगती थी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था अंशिका, इसीलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे वो सब सहन नहीं हुआ था। मैंने आज तक आंसू नहीं बहाया था। रोना तो बहुत दूर की बात थी, पर हालात ऐसे हुए कि उस रात मैं टूट कर रह गया था। मर्द सब कुछ सह सकता है, लेकिन अगर उसकी पत्नी शादी की पहली ही रात ये कह दे
कि वो अपने पति की बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो पति का मान, भरोसा, इज्जत, गुरूर सब टूटकर चकनाचूर हो जाता है। मैं अंदर से बहुत टूट चुका था, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे मोहब्बत की। लेकिन जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, ऐसी बातें जिस पर पति होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। पता नहीं कब मुझे ये गम ले बैठा। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी ना करे। तुम आज़ाद हो, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरी अपनी समस्या थी। ख़त पढ़ते हुए मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? मैंने सोच समझकर कोई फ़ैसला क्यों नहीं लिया? क्यों मैंने अपने पति से बेवफ़ाई की और मेरी बेवफ़ाई ने मेरे पति की जान ले ली? मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा गई थीं। कहने लगी, अंशिका, उसने ऐसा ख़त में क्या लिख दिया जो तुम इतना रो रही हो? मैं अपनी सास को क्या बताती, क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं बिल्कुल खाली दामा रह गई थी। मैंने रोते हुए खुद से कहा कि काश लखन तुम्हारी जगह मैं मर जाती। लखन, तुमने मुझ जैसी खुदगर्ज से मोहब्बत क्यों कर ली? काश तुम जिंदा रह जाते, बदले में मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं पागलों की तरह इधर उधर अपना सर पटक रही थी। एक वफा निभा के लखन इस दुनिया से जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का वादा मैंने भी खुद से कर लिया। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है। मैं आज भी लखन की विधवा हूँ। मैंने मोहब्बत अपने पति के मरने के बाद की थी, जो एक घना वृक्ष बन चुका है और उसकी मोहब्बत की जड़ें मेरे अंदर तक मजबूती से जड़ पकड़ चुकी थीं। मैंने लखन के अलावा फिर किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अब मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अभी यही लगता है कि लखन को मरे अभी कुछ ही घंटे हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुखों में कमी नहीं आ सकी। मेरी उन तमाम लड़कियों से विनती है जो अपनी पढ़ाई को अपने सर पर सवार कर लेती हैं और अपने कम पढ़े लिखे पति को नफरत और गिरी हुई नज़रों से देखती हैं। भगवान के लिए अपनी पति की इज्जत करें, उनका सम्मान करें। जो पति आपके लिए कर सकता है, वो एक सड़क छाप आशिक आपके लिए बिल्कुल नहीं कर सकता। जो इंसान आपको इज्जत दे, बजाय इसके कि कोर्ट मैरिज का मशवरा दे, वो आपको बेच खाएगा। काश अगर बात ही मेरे समझ में आई होती तो लखन आज भी जिंदा होता।